हाय एवरीवन, सो अभी मैं आपको इंडेस 103 का लास्ट डे रिवीजन कराऊंगा। पूरा प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड, फटाफट से हम रिवाइज करेंगे। देखिए, जब आप किसी भी बिजनेस को एक्वायर करोगे तो एक्विजिशन डेट पे आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जहां पर एक्वायरर क्या करेगा, एक्वायरी के सारे बैलेंस शीट को खींचेगा, पुल करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले एक्वायरर अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी सभी को कैरिंग अमाउंट में दिखाएगा। और फिर वो क्या करेगा, एक्वायरी के जितने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हैं उन सबको फेयर वैल्यू में पुल करेगा। सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे लाइबिलिटीज, है ना, इन सबको फेयर वैल्यू में पुल करेगा। फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो कैरिंग अमाउंट को ही फेयर वैल्यू मान लेंगे। और फिर एनसीए अगर कुछ है, मान लो मैंने 70% एक्विजिशन किया है, 30% एनसीए वालों का है, तो एनसीए को हम क्या करेंगे, या तो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड पे दिखाएंगे, जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमने एक्वायर किया उसका प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स में दिखाएंगे, या फिर एनसीए को हम फेयर वैल्यू में दिखाएंगे। वो एंटिटी का चॉइस है। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा कि आपको एनसीए कैसे एक्विजिशन डेट पे मेजर करना है। बस ध्यान रहे, अगर आप एनसीए प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड पे मेजर करोगे तो वैसा सिचुएशन में आपका पार्शियल गुडविल मेथड लगता है, जहां पर हम एनसीआई का गुडविल नहीं दिखा रहे, सिर्फ पेरेंट का गुडविल दिखा रहे। अगर आप एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर करोगे तो ऐसा सिचुएशन में एनसीआई का भी गुडविल दिखता है, यानी फुल गुडविल मेथड आता है। और गुडविल जो है वो बोथ पेरेंट एंड एनसीआई का दिखता है। तो यहां पर वही फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक्वायर करेंगे, सबको पुल करेंगे, एनसीआई को मेजर करेंगे। और अब देखेंगे पीसी क्या दिया हमने। पीसी इन द फॉर्म ऑफ कैश दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे सकते हैं, डिबेंचर्स दे सकते हैं, एसेट दे सकते हैं, कंटीजेंट कंसीडरेशन भी हो सकता है। तो ये सारा हम परचेज कंसीडरेशन देंगे, है ना। और जो भी डिफरेंस होगा उसके बाद वो क्या आएगा, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर ज्यादा दिया है तो गुडविल, कम दिया है तो कैपिटल रिजर्व। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्रीज क्या होती है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू एनसीआई आपका आ जाता है, और टू कैश, टू बैंक, टू शेयर्स जो भी आपका है वो आ जाएगा आपका, और डिफरेंस जो है वो गुडविल आ जाएगा, है ना। गुडविल डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया एंड आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे। फिर इसके अलावा हम समझेंगे आगे एसेट एक्विजिशन वाला मैटर जो है। एसेट एक्विजिशन या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको ये चेक करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको चेक करना होता है कि वहां पर बिजनेस है भी नहीं है भी या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों चीजें है या नहीं। आउटपुट फिर भी इतना मैंडेटरी नहीं, पर इनपुट और प्रोसेस तो जरूरी होगा आपका यहाँ पर। इनपुट का मतलब जैसे सारे एसेट्स वगैरह हो गए ना, रिसोर्सेस वगैरह, और प्रोसेसेस का मतलब हो गया जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने वाला हो गया, ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स हो गया, ये सारे प्रोसेसेस हो गए। अगर इनपुट प्रोसेस है और एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स है तो ऐसा सिचुएशन में उसको बिजनेस मानेंगे और बिजनेस कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंसंट्रेशन टेस्ट एक करके भी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कंसंट्रेशन टेस्ट पास हो जाता है तो ऐसा सिचुएशन में मानते हैं कि वो एसेट एक्विजिशन ही है, बिजनेस कॉम्बिनेशन ही है। उसके लिए भी मैंने फटाफट से आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन टेस्ट पास करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे आपने एक्विजिशन डेट पे आपने कंसीडरेशन कितना ट्रांसफर किया है, फेयर वैल्यू कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड, प्लस अगर आपने कोई प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट भी आपका, मान लो पहले से आप 20% इंटरेस्ट हेल्ड करते थे, है ना, तो वो फेयर वैल्यू प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, अभी आपने 50% का कंसीडरेशन जो ट्रांसफर किया प्लस फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर, और अगर 30% एनसीआई तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, यानी पूरा 100% कंसीडरेशन आप लोगे, जिसमें मेरा पहले से 20% था उसका भी फेयर वैल्यू ले लिया, 50% का मैंने कंसीडरेशन दिया वो भी ले लिया, और एनसीआई 30% वो भी ले लिया, तो पूरा 100% कंसीडरेशन आ गया यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे, सारी लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग डीटीएल को छोड़ के आप सबको ऐड करोगे। फिर अब लेस क्या करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेस करोगे और डीटीए को आप लेस करोगे। तो ये करने पर आपका आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स एक्वायर, आपका निकल के आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप ये चेक करना कि क्या कोई ऐसा सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट तो नहीं है जिसकी वैल्यू 90% या उससे ज्यादा है, यानी सब्सटेंशियल पोर्शन जो है ग्रॉस एसेट्स एक्वायर का वो एक सिंगल एसेट में कंसेंट्रेटेड हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो एसेट एक्विजिशन का मामला है। मान लो मेरा फेयर वैल्यू ग्रॉस एसेट्स एक्वायर है 1000 करोड़ और मेरे एक सिंगल एसेट लैंड वो 91 करोड़ का है, तो 91% तो एक लैंड ही ले जा रहा है पूरा ग्रॉस एसेट्स एक्वायर का फेयर वैल्यू, तो वहां पर हम एसेट एक्विजिशन मानेंगे, मुझसे कंसंट्रेशन टेस्ट मेट हो गया है और हम फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग नहीं कर सकते। फिर ध्यान रहे, अगर मान लीजिए एसेट एक्विजिशन का मामला है तो ऐसा सिचुएशन में अकाउंटिंग जो होगा वो फिर इंडेक्स 16 के हिसाब से होगा, जहां पर आप पीपीई को इनिशियली मेजर करते हो एट कॉस्ट।
तो मान लो मैंने लैंड खरीदा, मशीनरी, मैंने एक बिजनेस खरीदा जिसमें लैंड, मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट सब कुछ मुझे मिला, पर पता चलो वो एसेट एक्विजिशन का मामला है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मामला नहीं है। तो फिर मैं ऐसा सिचुएशन में ये देखूंगा कि मैंने परचेज कंसीडरेशन कितना दिया है, और अगर मेरा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आया तो कितना लगा है। तो ओवरऑल जो मेरा कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से उसको मैं क्या करूंगा, लैंड, मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स में उसके रेस्पेक्टिव फेयर वैल्यू के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली मैं एलोकेट कर दूंगा। तो ध्यान रहे, आप यहां पर फेयर वैल्यू में मेजर नहीं करोगे, कॉस्ट देखोगे कितना लगा है और उसी कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली सारे आइटम्स में आप एलोकेट कर दोगे। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो हम ऐसा नहीं करते, हम जो भी एसेट्स लेते हैं उसे हम फेयर वैल्यू में दिखाते हैं, फिर देखते हैं परचेज कंसीडरेशन क्या दिया वो देखते हैं, और डिफरेंस जो होता है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है। और एक बात, बिजनेस कॉम्बिनेशन के मामले में जो भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो पीएनएल में जाता है, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता है। लेकिन अगर एसेट एक्विजिशन होगा तो जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं वो तो कैपिटलाइज होते हैं ना। तो इसलिए ये वाली चीज डिफरेंस ध्यान में रखना कि एसेट एक्विजिशन में जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है वो आपका कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। तो अगर मान लीजिए मैंने सारे बिजनेस को खरीदने के लिए 50 लाख रुपीज दिए और 5 लाख रुपीस मेरा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो टोटल 55 लाख रुपीस लगा, वो 55 लाख को मैं प्रोपोर्शनेटली सारे एसेट में एलोकेट कर दूंगा अगर एसेट एक्विजिशन हो तो। लेकिन अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ तो ऐसा सिचुएशन में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 5 लाख जो लगा वो तो पीएनएल में जाएगा आपका, और आपने अगर 50 लाख रुपीस दिया पूरा बिजनेस को खरीदने के लिए तो बाकी एसेट्स को मेजर करोगे फेयर वैल्यू में, 50 लाख पीसी दिया, जो डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब परचेज कंसीडरेशन को अगर आप डिटरमाइन करोगे तो आप कैसे लोगे, ऑब्वियस सी बात है, परचेज कंसीडरेशन में मैंने कहा ना, जो आप पीसी दोगे इन द फॉर्म ऑफ कैश दे रहे हो, कोई एसेट ट्रांसफर करो तो उसका फेयर वैल्यू, शेयर्स दे रहे हो तो शेयर्स का फेयर वैल्यू, लाइबिलिटीज अगर आप कुछ इनकर करो तो उसका फेयर वैल्यू, कंटीजेंट कंसीडरेशन भी कुछ आप दे रहे हो तो उसका भी फेयर वैल्यू हम लेंगे। और अब कंटीजेंट कंसीडरेशन अगर मैं कुछ दे रहा हूं, है ना, तो मुझे ये चेक करना है कि बदले में कोई मैं एम्प्लॉयमेंट की सर्विस तो नहीं मांग रहा। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की कोई सर्विस मांग रहा हूं बदले में, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में फिर कोई भी, चाहे वो कंटीजेंट कंसीडरेशन हो या फिर वो मेन कोई भी कंसीडरेशन हो, बदले में अगर मैं सर्विसेज मांग रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में वो एक्विजिशन यानी आपका ये पीसी का हिस्सा नहीं बनेगा। वो फिर हम उसे पोस्ट कॉम्बिनेशन में जब हम सर्विस लेंगे उस वक्त हम उसका खर्चा दिखाएंगे, हम उसे पीसी का हिस्सा नहीं मान सकते। अब कंटीजेंट कंसीडरेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम उसे इनिशियली एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। और एक और बात होता है, कंटीजेंट कंसीडरेशन में आपको ये भी चेक करना होता है कि आप पैसे दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तो आपको चेक करना होता है कि वो इक्विटी क्लासीफाई हुआ है या फिर लाइबिलिटी क्लासीफाई हुआ है। अगर आपका लाइबिलिटी क्लासीफाई होगा तो आप उसकी सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट भी करोगे, है ना, और उस पे एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही होता है। जैसे कंटीजेंट कंसीडरेशन आप क्या है तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी ना, और इसका आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, एदर हम लगा सकते हैं एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड या फिर हम एफबीटी पे लगा सकते हैं। बट कंटीजेंट कंसीडरेशन के मामले में आप इसको एफबीटीपीएल मेथड ही लगाना होगा, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखोगे कि एफबीटीपीएल मेथड ही लगाना होता है आपको। और ये ध्यान में रखना कि अगर आपने उसे इक्विटी क्लासीफाई किया है तो इक्विटी तो रीमेजरमेंट होता ही नहीं है, और कल को बाद में सेटलमेंट भी कुछ हुआ तो वो विद इन इक्विटी हुआ, तो जैसे विद इन इक्विटी ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 20 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसीडरेशन था, मैंने शेयर्स देने का वादा किया, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, और वो इक्विटी क्लासीफाई हो गया, तो मैं 20 लाख जो भी मेरा पीसी का हिस्सा रहेगा वो मैं इक्विटी में दिखाऊंगा। कल को मान लीजिए सेटलमेंट में मेरा मान लीजिए सेटलमेंट मैंने किया, मैंने बदले में मैंने तो शेयर्स देने का वादा किया था पर मैंने मान लो पैसे ही दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो जो भी सेटलमेंट होगा वो विद इन इक्विटी होगा, पीएनएल वगैरह के थ्रू सेटलमेंट नहीं होगा। और ऐसे भी आप ध्यान में रखना, आपका जो सेटलमेंट इक्विटी आइटम्स रहता है वो सेटल्ड होता है तो उसका जो भी अमाउंट लगता है कम या ज्यादा वो विद इन इक्विटी सेटलमेंट करोगे रिटेन अर्निंग्स वगैरह के साथ। पर लायबिलिटी के मामले में वो पीएल के थ्रू रूट होके जाता है, यानी लायबिलिटी में जो भी फायदा या घाटा होगा सेटलमेंट करते समय वो पीएनएल में जाएगा आपका। तो चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। अब मैं स्टेप एक्विजिशन का भी फटाफट से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा 30% इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स था और मैं इक्विटी मेथड लगाते हुए उसको अकाउंटिंग करते आ रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, फर्दर और शेयर्स खरीद लिए जिससे मेरे पास कंट्रोल आ गया। तो अब क्या करूंगा, मेरा पुराना रिश्ता खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स वाला, क्योंकि अब मेरे पास कंट्रोल आ रहा है। तो जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है उसे मैं पहले फेयर वैल्यू में मेजर करूंगा और जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में दिखाऊंगा।
और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, मैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जितने सारे पुल करके दिखाऊंगा फेयर वैल्यू में, एनसीआई दिखाऊंगा। पीसी क्या होगा, एक तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स था फेयर वैल्यू वाला, उसे डी रिकॉग्नाइज करूंगा, वो भी पीसी का हिस्सा होगा। और दूसरा मैंने कोई भी अभी कंसीडरेशन दिया है आपको, है ना, फर्दर एक्विजिशन का, वो पीसी का हिस्सा होगा। और डिफरेंस क्या होगा, गुडविल होगा। और इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 11 जो हमने किया था। वहां पर आपका एट द डेट ऑफ टेकिंग कंट्रोल 8850 का इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स था, पर उसकी फेयर वैल्यू 9000 थी। तो हम 150 से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को बढ़ा के पीएनएल में दिखा देंगे। अब हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 9000 का है। और हमने क्या किया, फर्दर पहले 30% इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स था, हमने फर्दर और 70% एक्वायर कर लिया, तो हमारा 100% एक्विजिशन हो गया, कंट्रोल आ गया। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जितना है सारा फेयर वैल्यू में दिखाएंगे, जो कि 30,000 का है। और हम एनसीए तो कुछ है नहीं, पीसीएम क्या दिखाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 9000 का वो डी रिकॉग्नाइज करेंगे। एक ये पीसी का हिस्सा है, और दूसरा हमने रिमेनिंग 70% के लिए कैश दिया 25,000 रुपया, ये भी आपका पीसी का हिस्सा है, तो ये भी 25,000 रुपया मैं दिखा दूंगा टू कैश। और यानी कहने का मतलब मैंने अल्टीमेटली पीसी कितना दिया, 9000 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को डी रिकॉग्नाइज किया, 25,000 कैश दिया, यानी 34,000 मैंने दिया यहाँ पर। और मुझे फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स मिला 30,000, यानी 4,000 का हो गया गुडविल। इसके अलावा यहां पर आप देखना डिस्पोजल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का रिश्ता खत्म, तो आपका जो भी ओसीआई में डिफरेंस वगैरह पड़ा वो रिक्लासिफाई होगा अगर वो पॉसिबल है तो। जैसे एक्सचेंज डिफरेंस में रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल है, तो 100 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस है, वो रिक्लासिफाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओसीआई का बैलेंस है इसको हम रिक्लासिफाई कर देंगे पीएनएल में, तो एफसीटीआर टू पीएनएल हो जाएगा आपका ये। और दूसरा एक और रिवैल्यूएशन रिजर्व है जो कि ओसीआई में पड़ा हुआ था। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व को सीधा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, नॉट रिक्लासिफाइबल। तो सीधा ये क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग हो जाएगा। फिर अब मुझे आपको समझाना है कि एक्विजिशन मेथड में स्टेप्स होता है। जैसे पहले हम एक्वायरर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं एक्विजिशन डेट, है ना, फिर हम रिकॉग्नाइज और मेजर करते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट्स, लायबिलिटीज, एनसीए वगैरह को फेयर वैल्यू में मेजर करके गुडविल गेन और बार्गेन परचेज दिखाते हैं। तो एक्वायरर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑब्वियसली बात है, एक्वायरर कौन होगा, जिसके पास कंट्रोल आएगा वही एक्वायरर होगा आपका। और कंट्रोल कब आता है, जब मान लो आपका इन्वेस्टी में पावर आ गया, यानी एक्वायरी में पावर आ गया। आपका पावर के मतलब पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह लेने का आपके पास ही पावर है, और आपके पास एबिलिटी भी है कि आप उस पावर को यूज करके अपने रिटर्न्स को, यानी इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हो। मतलब आप एजेंट नहीं हो, आपका प्रिंसिपल वाला रिलेशन है। और तीसरी चीज, आपका वेरिएबल रिटर्न्स भी रहना चाहिए, है ना। वेरिएबल रिटर्न्स यानी आपके शेयर होल्डिंग है, जो रेसिडुअल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपका वेरिएबल रिटर्न्स होना चाहिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जब हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं ना, कि मान लो मेरे पास 40% शेयर होल्डिंग है मान लो, तो यहां पर हम ये चेक करते हैं कि क्या पता 40% शेयर होल्डिंग में भी हमारे पास कंट्रोल आ सकता है, प्रोवाइडेड बाकी सारे 60% वाइडली डिस्बर्स है अमंग मेनी शेयर होल्डर। तो वहां पर एनसीआई का राइट्स को भी हम चेक करेंगे, कि हम देखेंगे एनसीआई तो सारे छोटे छोटे प्यादे पड़े हुए, तो ऐसा सिचुएशन में क्या पता 40% में भी कंट्रोल आ जाएगा। और दूसरी चीज, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स ध्यान में रखना, अगर वो करेंटली एक्सरसाइजेबल है, यानी आप चाहो तो उसे करंटली एक्सरसाइज कर सकते हो, और आपने करना नहीं है, अगर आप कर सकते हो, करंटली एक्सरसाइजेबल है, तो वो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, व्हाइल असेसिंग कंट्रोल हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। इसका क्वेश्चन भी है। और इसके अलावा बाकी आप ऑब्वियसली बात है, जो एक्वायरर रहता है वो कौन होता है, जो यूजुअली कंसीडरेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर लाइबिलिटी इनकर करता है, और या फिर जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, वही आपका एक्वायरर होता है। हाँ, रिवर्स एक्विजिशन की बात अलग है, रिवर्स एक्विजिशन का मामला अलग है, जहां पर मान लीजिए मैंने ही शेयर्स इशू किया, पर मैंने इतने ज्यादा शेयर्स इशू कर दिए एक्वायरी को कि अल्टीमेटली वही कंट्रोल ले लेगा, तो फिर रिवर्स एक्विजिशन का मामला आ जाएगा। और रिवर्स एक्विजिशन का बहुत ही अच्छा 2 क्वेश्चन है, एक EX लिमिटेड, BX लिमिटेड आपको याद होगा, और एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 TY के वाला। तो रिवर्स एक्विजिशन के दोनों क्वेश्चन, खासकर TY के क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आगे हम अदर पर्टिनेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस भी चेक करते हैं, तो टू डिटरमाइन कि एक्वायरर कौन है, उसके लिए हम वही देखते हैं, लार्जेस्ट वोटिंग रेट किसका है, 50% से ज्यादा वोटिंग रेट किसका है। साथ साथ अगर 40% मेरा वोटिंग रेट है, लेकिन बाकियों का छोटा प्यादों में वाइडली डिस्बर्स है, तो भी मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा। और या फिर मान लो मेरी कंपनी, आपकी कंपनी, हम दोनों मर्ज हो रहे हैं, अब लेकिन कंबाइन एंटिटी जो बनेगी उस पे मेरा ही, मैं जो कंपनी हूं, मैं ही डिसाइड करूंगा गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को कब इलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है, कब रिमूव करना है, सारा पावर मेरे पास है, तो मतलब मैं एक्वायरर हूं ऐसा सिचुएशन में। और या फिर मान लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है, अब मैं आपको एक्वायर कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मुझे पता करना पड़ेगा कि अगर मैं आपको एक्वायर कर रहा हूं या फिर हम दोनों मर्ज हो रहे हैं,
तो मैं पता करना पड़ेगा कि आप एक्वायरर बनोगे कि मैं एक्वायरर बनूंगा। तो उसके लिए हम ये चेक करते कि किसका मैनेजमेंट ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, या किसने कंट्रोल का प्रीमियम दिया एक्स्ट्रा से, या साइज किसका बड़ा है। तो ये सारी चीजों को हम देख के, या फिर किसके पास पावर है गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को अपॉइंट इलेक्ट रिमूव करने का, ये सारी चीजों को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली एक्वायरर कौन है। फिर छोटे छोटे कंसेप्ट मुझे आपको समझाने, जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड का मामला। मान लो एक्वायरी ने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिप्लेसमेंट अवार्ड है या फिर नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है। अगर रिप्लेसमेंट अवार्ड है तो ऐसे सिचुएशन में यानी एक्वायरर क्या करेगा, एक्वायरी के अवार्ड को वो रिप्लेस करके दे रहा है। तो एक्विजिशन डेट पे हम ये निकालते हैं कि उसका वेस्टेड पार्ट का अमाउंट हम निकालते हैं, जो कि पीसी का पार्ट बनेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि जो ओरिजिनल अवार्ड एक्वायरी ने दिया था उसका आज की डेट में क्या मार्केट वैल्यू है। सपोज उसका आज की डेट में मार्केट वैल्यू 5 लाख, पर मैंने रिप्लेस करा, तो रिप्लेस करके मैंने स्कीम को बदल दिया, जिसके चलते उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख से बढ़ के 6 लाख हो गई मान लो। तो मैं 5 लाख को ही लूंगा, जो ओरिजिनल अवार्ड है उसकी मार्केट वैल्यू लूंगा। मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या करूंगा, वेस्टिंग पीरियड देखूंगा कितना कंप्लीट हो गया। मान लो टोटल पीरियड 5 साल था एम्प्लॉय को सर्विस देने का, 2 साल उन्होंने कंज्यूम कर दिया, 2 साल एक्वायरी ने बेनिफिट उठा लिया, तो जो 2 साल का पीरियड का खर्चा है वो पीसी का हिस्सा बनेगा। तो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड अगर 2 ईयर्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स होगा, डिवाइडेड बाय ग्रेटर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड या नया वेस्टिंग पीरियड। तो मान लीजिए पहले से ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, मैंने घटा के 4 साल कर दिया, फिर मैंने बढ़ा के 6 साल कर दिया, तो मैं दोनों का हायर वाला लूंगा, ग्रेटर वाला लूंगा मैं। डन। तो इस तरीके से मेरा अमाउंट जो है वो पीसी का हिस्सा बन जाएगा। मान लो आपका 2 लाख रुपीज पार्ट ऑफ पीसी हो रहा है, आ गया। अब टोटल आपका नया जो रिप्लेसमेंट अवार्ड के हिसाब से आपका फेयर वैल्यू 6 लाख है, तो रिमेनिंग 4 लाख ओवर द जितना रिमेनिंग सर्विस आपको एम्प्लॉय से मिलेगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप उसको ओवर पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस मानते हुए आप फ्यूचर में आप उसको खर्चा दिखाओगे। अब अगर नॉन रिप्लेसमेंट पार्ट है तो कहानी सब कुछ सेम है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज है, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड के मामले में आप उसे पीसी में नहीं दिखाते, आप उसे कहां दिखाओगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आप दिखाते हो, क्योंकि हम तो रिप्लेस कर ही नहीं रहे। एक्वायरी देगा शेयर्स, और एक्वायरी अगर देगा तो ऐसा सिचुएशन में एक्वायरी जो भी शेयर्स इशू करेगा आउटसाइडर को हमारे अलावा, तो वो तो हमारे एनसीआई हुए ना, तो वो एनसीआई में दिखाते हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ हम जब परचेज प्राइस एलोकेशन करते हैं, है ना, तो जैसे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इंडेक्स 37 में हम कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते, उसका डिस्क्लोजर होता है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, एक्विजिशन डेट पे अगर एक्वायरी की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसका, और उसका फेयर वैल्यू भी रिलायबली मेजरेबल हो रहा है, लेकिन अगर वो प्रोबेबल नहीं है, नॉट प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा, तो ऐसा सिचुएशन में उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी मान लेते हैं। और इंडेक्स 37 के हिसाब से तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, लेकिन इंडेक्स 103 के हिसाब से भले ही वो नॉट प्रोबेबल हो, अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, लेकिन वो प्रोबेबल नहीं भी है तो भी चलेगा, हम उसे फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू में उस लायबिलिटी को आज की एक्विजिशन डेट के फेयर वैल्यू में दिखाएंगे। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में भी ध्यान में रखना, मान लीजिए आपने एक्विजिशन डेट में कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपीज का दिखाया, अब सब्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड अब तो इंडेक्स 37 लगाओगे, क्योंकि इंडेक्स 103 तो एक बार ही लगाते एक्विजिशन डेट पे। तो जब आप इंडेक्स 37 लगाओगे तो क्या पता उसकी लायबिलिटी की वैल्यू कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है फिर से, और वो 0 आ रही है, पर आप ऐसा नहीं करोगे। जो लायबिलिटी आपने ऑलरेडी दिखा दी है 2 लाख रुपीज का, उससे आप कम नहीं दिखा सकते, उससे ज्यादा दिखा सकते हो पर कम नहीं दिखा सकते आप। अगर सेटलमेंट हो गया तो अलग बात है, जब तक सेटल नहीं होगा तब तक एक्विजिशन डेट वाली जो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने अपने बुक्स में दिखा रखा हुआ है उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम आप नहीं कर सकते, या तो उतना रहेगा या फिर उससे ज्यादा होगा, उसे आप कम नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा इंडेमनिफिकेशन एसेट इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए एक्वायरी का कुछ केस किया हुआ था कस्टमर का, तो हमने कुछ उसका लायबिलिटी भी दिखा दिया फेयर वैल्यू के हिसाब से। अब हमें दुख हो रहा है कि हम एक्वायरी पे चिल्ला रहे कि तूने गंदे काम किए, तो एक्वायरी ने हमने इंडेमनीफाई कर दिया, उसने बोला कि वो 50 लाख रुपए की गारंटी लेते हैं। तो अगर वो 50 लाख रुपए की गारंटी लेते हैं तो उतना इंडेमनिफिकेशन एसेट बन सकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मान लो मैंने लायबिलिटी 30 लाख का दिखाया है, तो मैं उससे ज्यादा का इंडेमनिफिकेशन एसेट नहीं दिखा सकता। यानी इंडेमनिफिकेशन एसेट कभी भी जिस कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी से रिलेटेड वो इंडेमनिफिकेशन एसेट है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आपकी लायबिलिटी 30 लाख की दिखाई हुई है तो इंडेमनिफिकेशन एसेट आप 30 लाख से ज्यादा नहीं दिखा सकते।
हाँ, अगर 20 लाख का इंडemnification एसेट मिला कम हो सकता है, पर अब ज्यादा नहीं दिखा सकते, ये आप इंडemnification एसेट में ध्यान में रखिएगा। और सेम बेसिस में सब्सिक्वेंटली आप उसको मेजर करोगे। अब एसेट हेल्ड फॉर सेल, आप देखना सारे के सारे एसेट को हम फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं एक्विजिशन रेट पे, लेकिन अगर कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो आप उसे फेयर वैल्यू में नहीं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में मेजर करोगे, ये आप ध्यान में रखना। कंटीजेंट कंसीडरेशन तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है। अगर वो इक्विटी क्लासीफाई होगा तो ऐसा सिचुएशन में सब्सिक्वेंटली रीमेजरमेंट नहीं होगा, अगर वो लाइबिलिटी क्लासीफाई होगा तो सब्सिक्वेंटली भी वो रीमेजर होगा और डिफरेंस जो है पीएनएल में जाएगा। और इनकम टैक्सेस तो हमें पता ही है, एक्विजिशन डेट पे सारे एसेट्स को जबकि हम फेयर वैल्यू में दिखाते हैं तो हमारा जो कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस है उसमें डिफरेंस आ सकता है, तो उस हिसाब से टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस या फिर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज हो सकता है, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिटेल बनाएंगे और एक्विजिशन डेट पे उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और लीज के मामले में अगर आप लेसी हो, मान लो एक्वायरर जो है, सॉरी एक्वायरी लेसी है, तो हम अभी उस बिजनेस को एक्वायर करें तो मानेंगे कि वो नया लीज, टोटली नया लीज मानते हुए आप लीज लायबिलिटी मेजर करोगे और उतनी वैल्यू का आप आरओयू एसेट दिखाओगे। अब जबकि सारे एसेट्स को आप फेयर वैल्यू में दिखा रहे हो, तो अगर आपका कोई भी प्रकार का फेवरेबल या अनफेवरेबल टर्म्स है एज कंपेयर टू मार्केट, तो उसका भी आप एडजस्टमेंट करोगे आरओयू एसेट पे। यानी आप एक्विजिशन डेट पे पूरा का पूरा लीज को नया लीज मानना और देखना फ्यूचर में क्या लीज रेंटल्स लेसी का जाता था अब हमारा जाने वाला है ना, फ्यूचर में क्या लीज रेंटल्स जाएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू में पुल करोगे, आज का डिस्काउंट रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू में पुल करोगे, उतना ही लीज लायबिलिटी दिखाओगे, उतना ही आरओयू एसेट दिखाओगे। डन। और आरओयू एसेट अब आपने दिखा दिया। अब आरओयू एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, आप उसको फेवरेबल अनफेवरेबल टर्म्स के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज आरओयू एसेट हो सकता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट तो लास्ट में गुडविल या कैपिटलिज्म में जाएगी। अगर एक्वायरी मान लो लीजर है तो वहां पर चेक करना, ऑपरेटिंग लीज का मामला है, फाइनेंस लीज का मामला, उस हिसाब से आप चेक करके अल्टीमेटली उसको एसेट को फेयर वैल्यू में दिखाओगे। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो एसेट को फेयर वैल्यू में दिखाना। और ध्यान रहे असेंबल वर्कफोर्स जो है वो ह्यूमन रिलेटेड है ना, ह्यूमन मैटर हो गया, ह्यूमन में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम कभी भी उसे इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली शो नहीं करते, वो गुडविल का हिस्सा बन जाता है। फिर अब मुद्दा आता है इंटेंजिबल एसेट का। तो इंटेंजिबल एसेट में सेम वही कहानी कि अगर वो आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, दैट इज सेपरेबल फ्रॉम एंटिटी है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या अदर लीगल राइट से अराइज हुआ है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स को शो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद होगा, इंडेस 38 में हमने पढ़ा था कि जो इंटेंजिबल एसेट्स रिसर्च फेज में उसका दिखा नहीं सकते, बट इंडेस 103 ओवरराइड करता है। इंडेस 103 ये कहता है कि एक्विजिशन डेट पे भले वो रिसर्च फेज में चल रहा हो, अगर वो आइडेंटिफाइबल है, भले वो रिसर्च फेज में हो, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आप उसे फेयर वैल्यू में मेजर करोगे एक्विजिशन डेट पे और इंटेंजिबल एसेट्स उतने का दिखाओगे। हाँ, उसके बाद लेटर ऑन मान लीजिए आपका स्टिल रिसर्च फेज चल रहा है, तो लेटर ऑन रिसर्च फेज का खर्चा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक्विजिशन डेट पे जो उसकी फेयर वैल्यू है वो आप मेजर करोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, उतने का इंटेंजिबल एसेट दिखाओगे। अब री एक्वायर राइट का क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 20, ये मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। री एक्वायर राइट जो है ना, इसमें आईसीए ने तो देखो पहली बात सॉल्यूशन गलत है इनका थोड़ा बहुत, ये मैंने क्लास में अच्छे से डिटेल्ड रिवीजन वीडियो जो यूट्यूब में डाला हुआ है वहां पर भी मैंने अच्छे से समझाया था सारी चीज, पर अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैं बता रहा हूँ। 2,50,000 का लाइसेंस मैंने आपको दिया था मान लो, और 10 साल का एक्सपायर, 10 साल का लाइफ था, 4 साल बीत चुका है, जिसकी आज की अनएमोटाइज वैल्यू 1,50,000 है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि जो भी टर्मिनेट करेगा उसको अनएक्सपायर्ड फी प्लस 20% देना पड़ेगा, तो इसकी फेयर वैल्यू आज के डेट में 4,50,000 है। तो अगर मान लो मैं आपसे अपना लाइसेंस छीनना चाहूं तो मुझे आपको 4,50,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आज इसकी फेयर वैल्यू है। लेकिन मैं इसको अवॉइड कर सकता हूं आपको 1,80,000 पे करके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मैं चाहूं तो टर्मिनेट कर सकता हूं, कोई भी टर्मिनेट कर सकता है अनएक्सपायर्ड अमाउंट इट इज 1,50,000 प्लस 20% देके। तो हम इन दोनों का लोअर लेते हैं, तो आपका ऐसे तो 4,50,000 देना पड़ता, पर उसको मतलब इग्नोर किया जा सकता है 1,80,000 देके। तो दोनों में से लेसर अमाउंट कौन सा, 1,80,000। तो ये 1,80,000 जो है, 1,80,000 जो है, ये आपका देखा जाए तो हम टोटल यहां पर 1 करोड़ का पीसी दे रहे हैं, लेकिन इसमें से 1,80,000 जो है हम ये देखा जाए तो पीसी नहीं दे रहे, ये हम अपने पुराने प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सेटल करने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो हम मानेंगे कि 1,80,000 तो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सेटल करने के लिए दिया जा रहा है, और बाकी 98,20,000 ही पीसी का हिस्सा बनेगा। तो आप जो भी एसेट्स वगैरह एक्वायर करोगे तब आप पीसी 98,20,000 मानोगे, 1 करोड़ नहीं मानोगे। और इसमें पंगा यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पंगा ये था कि जो 1,80,000 हम पीसी दे रहे हैं
है ना। ये सेटलमेंट अमाउंट जरूर है, पर ये सेटलमेंट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइबिलिटी भी बुक्स में 1,50,000 का दिखेगा, तो सेटलमेंट लॉस 30,000 होना चाहिए। पर आईसीए ने सेटलमेंट लॉस माना है 1,80,000, जो चलो ठीक है, वो उतना मुद्दा नहीं है अभी एग्जाम के लिए। बस अब क्लियर हो कि दोनों का लेसर अमाउंट क्या है। 1,80,000 आ रहा है एक तरफ, 4,50,000 आ रहा है, दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का लेसर अमाउंट है 1,80,000, ये पीसी का हिस्सा बनेगा, सॉरी ये पीसी से माइनस हो जाएगा इतना अमाउंट, यानी 1 करोड़ से 1,80,000 माइनस हो जाएगा, 98,20,000 ही पीसी का हिस्सा बनेगा। और आप सेटलमेंट गेन या लॉस कितना मानोगे, 1,80,000 जो आपने अमाउंट दिया है। डन। तो अब यहां पर ये सारा चीज मैंने समझा दिया। अब एक्विजिशन डेट में अभी बता देता हूं फटाफट से। मैंने कहा था ना एक्विजिशन डेट पे सब कुछ हम पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग करते हैं, तो एक्विजिशन डेट हम कैसे डिटरमाइन कर, अब ये भी मुद्दा है। ऑब्वियसली बात है, जिस दिन हम कंट्रोल लेंगे उसी दिन तो एक्विजिशन डेट होगा। और जनरली आपका डेट ऑफ एक्विजिशन कब होता है, जिस दिन मान लीजिए मैं सारे आपके एसेट्स लाइबिलिटीज को एक्वायर कर लूंगा, आपको कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दूंगा, यानी क्लोजिंग डेट, वही तो आपका एक्विजिशन डेट होगा। पर कितनी बार हम पता है एग्रीमेंट कर लेते हैं। मान लो आज 5 मई है, आज मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि 10 तारीख को आप मुझे कंट्रोल दे दोगे, एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में, रिटर्न एग्रीमेंट, जो कि हमें ना कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट है हमारा। तो यहां पर रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया तो ठीक है, 10 तारीख की आपका फिर एक्विजिशन डेट होगा। पर ध्यान रहे बैक डेट में जाके नहीं कर सकते। मान लो 5 मई को मैं बोल रहा हूं कि 3 मई से आपको कंट्रोल मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। ऐसे को तो लोग 10 साल पहले का एग्रीमेंट बनवा के, मतलब 10 साल पुराना बैक डेट से चले जाएंगे, तो वो चीज नहीं चलेगा। दूसरी चीज, रेगुलेटरी अप्रूवल की अगर नेसेसिटी है कंट्रोल देने के लिए, तो ऐसा सिचुएशन में जब तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं आएगा तब तक हम कंट्रोल नहीं मान सकते। फिर आगे एक मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट था, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब हमने जैसे देखा था कि एक्विजिशन डेट पे हम सारे एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह को हम फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। तो आप अब एक्विजिशन डेट पे क्या पता हमें सारे एसेट्स लायबिलिटी का प्रॉपर फेयर वैल्यू नहीं मिल रहा, हमें समय लगेगा उसको निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजनल बेसिस में तो एक बार हम फेयर वैल्यू लिख के छोड़ देंगे और गुडविल वगैरह निकाल लेंगे। फिर हमारे पास 1 साल का समय है, 1 साल में आप जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। पर ध्यान दें, जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है वो नए वाले नहीं ले सकते, वो एक्विजिशन डेट वाले फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। मतलब मैटर ये होना चाहिए कि हमें पता नहीं था एक्विजिशन डेट पे वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्या फेयर वैल्यू था, वो हमें पहले पता नहीं था, बाद में पता चल गया। मतलब वो एग्जिस्ट करता था फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एक्विजिशन डेट पे, हमें ही पता नहीं था, तो हमें बाद में पता चल रहा है। मतलब नया फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आ गया, उसकी वजह से बाद का फेयर वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे रीमेजरमेंट पीरियड में। तो ये चीज का आप ध्यान में रखना, पुराना फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एक्विजिशन डेट वाला, उसके बेसिस में बाद में अगर आपको नया फेयर वैल्यू, नया इंफॉर्मेशन के तहत आपको पता चलता है फेयर वैल्यू आया है, तो वो फेयर वैल्यू को आप कंसीडर करते हुए आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। और जो भी डिफरेंस है फिर आपको पीएनएल में दिखाना नहीं पड़ेगा, आप गुडविल में दिखा सकते हो। अदरवाइज तो लेटर ऑन अगर लाइबिलिटी एसेट कुछ भी चेंज होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम पीएनएल वगैरह में दिखाते हैं ना, गुडविल तो बाद में बदलता ही नहीं है। पर मेजरमेंट पीरियड विंडो के अंदर फॉल कर जाएगा तो गुडविल में इफेक्ट आप डाल सकते हो, और इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 साल की रहती है। डन, ये भी हमने समझ लिया एकदम अच्छे से। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेट इज इलस्ट्रेशन 38, इलस्ट्रेशन 40, प्रोफेशनल एंड डायनामिक लिमिटेड, टीवाईके का क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे लगता है टीवाईके क्वेश्चन नंबर 12 और टीवाईके क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलती से भी छोड़ना मत। टीवाईके का 10 या 11 दो में से क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, आई थिंक 10 है या फिर 11 है, तो वो भी आपको करना है। इलस्ट्रेशन 11 आपको करना है। टीवाईके का क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लीजिएगा, एंड आपके लिए पॉसिबल हो तो इलस्ट्रेशन 36, 37 भी देख लीजिएगा, 38, 40 तो देखना ही है आपको। अब मैं आपको समझाता हूं कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 38 के अंदर, कॉमन कंट्रोल का हिस्सा है। 36, 37 में भी है, पर वो डीमर्जर का क्वेश्चन है कॉमन कंट्रोल के अंदर। अब कॉमन कंट्रोल का मतलब क्या, मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक एंटिटी पे 70% कंट्रोल रखता हूं और एक एंटिटी उस पर भी मैं 70% कंट्रोल रखता हूं। तो मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे 2 कंपनी में कंट्रोल है, पर वो मेरी सब्सिडरी नहीं है क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं पेरेंट थोड़े ना हूं, मैं कंपनी थोड़े ना हूं। तो अब मान लीजिए वो 2 कंपनी का मिलन होगा तो वो कॉमन कंट्रोल माना जाएगा, क्योंकि उन दोनों को एक सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल करता था। या फिर मान लीजिए ग्रुप एंटिटीज के बीच में आपस में मर्जर या एक्विजिशन होता है, तो ये कॉमन कंट्रोल माना जाता है। फेलो सब्सिडरीज ने आपस में मर्जर कर लिया, या पेरेंट सब्सिडरी थी लेकिन पेरेंट ने सब्सिडरी के साथ मर्जर कर लिया, एक ही कंपनी बना दिया। जैसे आपने देखा होगा अपोलो म्यूनिच को पहले एचडीएफसी ने एक्वायर किया, फिर बाद में मर्ज होकर एक सिंगल कंपनी बन गया, अपोलो म्यूनिच का अस्तित्व मिट गया आपका। तो यहां पर कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन में अकाउंटिंग कैसे होगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है, जहां पर आप क्या करोगे, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को
आप क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट में पुल करोगे, फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, सबको कैरिंग अमाउंट में पुल करोगे। और कोई भी नया एसेट्स नया लाइबिलिटीज नहीं दिखा सकते। बट हालांकि अगर कॉमन कंट्रोल नहीं होता है तब तो आप नया एसेट्स नया लाइबिलिटीज भी दिखा सकते हो फेयर वैल्यू में, पर कॉमन कंट्रोल में आप नया एसेट्स नया लाइबिलिटीज नहीं दिखा सकते। जो आपका एक्वायरी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वही दिखा सकते हो आप, ये आपको ध्यान में रखना है। कंसीडरेशन में जो अगर आप सिक्योरिटीज इशू करो तो वो नॉमिनल वैल्यू में ही होगा, फेयर वैल्यू में नहीं हो सकता आपका। बाकी कैश अदर एसेट्स फेयर वैल्यू में आप दिखा सकते हो, और जो भी डिफरेंस आपका आएगा वो गुडविल कभी भी नहीं दिखा सकते आप, भले वो नेगेटिव बैलेंस हो आप कैपिटल रिजर्व में दिखाओगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, कैपिटल रिजर्व में दिखाओगे, आप गुडविल दिखा नहीं सकते। यानी कहने का मतलब एक्वायरर अपना बैलेंस शीट पूरा हूबहू बना लेगा, एक्वायरी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैरिंग अमाउंट में पुल करेगा। इवन एक्वायरी के जो अदर इक्विटी के फिगर है ना, जैसे कि आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, उन सबको भी अपने रिजर्व के साथ मिला देगा, अपने जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व के साथ मिला देगा। और अल्टीमेटली देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो कुछ डिफरेंस ऐसा सच आने वाला है ही नहीं आपका गुडविल वगैरह, क्योंकि सारे तो कैरिंग अमाउंट में हम पुल कर रहे हैं, कोई गुडविल वगैरह तो हम दिखा सकते ही नहीं है, तो सबको मिला दिया जाएगा। और इलस्ट्रेशन 40 में कहता हूँ नहीं, इलस्ट्रेशन 38 के अंदर हमने कॉमन कंट्रोल में कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर लिया था, जब हमने यूट्यूब में भी रिवीजन किया था तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया था। तो आई थिंक मैंने आपको सारे एस्पेक्ट, जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इंडस 103 के, आधा घंटा लगा, आधा घंटा के अंदर मैंने सारा चीज आपको रिवाइज कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एंड आप इसको सुनने के बाद आपको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस मिला होगा।